चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने लोग का 1 घंटे में टारगेट रहेगा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट करना, 1 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर, और करीब करीब 45 to 50 मिनट्स में चैप्टर नंबर 13 को रिवाइज करना। ठीक है। इस रिवीजन का अटमोस्ट पर्पस यही है कि कल या आज रात में, तब आज रात में जब अपने क्लास खत्म होगा उसके बाद जब आप लोग इस चैप्टर को रिवीजन करने बैठो, याद करने बैठो, तो आप लोग को सारा कीवर्ड्स रिकॉल होता जाए और आप लोग को चैप्टर याद करना थोड़ा सा इजी हो जाए, या फिर रिवीजन करना, याद तो नहीं, रिवीजन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो टॉपिक अपने लोग के सिलेबस में उसको हम पहले से मार्क करके रखा है, ताकि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करें। जहाँ जहाँ जो जो कीवर्ड रिलेवेंट है उसको हम मार्क करके रखा है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने को यहाँ पर पढ़ना है मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन। सबसे पहला जो अपने लोग का टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन। तो अपने को मार्केटिंग मिक्स में क्या समझना है? दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मार्केटिंग मिक्स में, एक है आपका मार्केटिंग सिस्टम और एक है इंटर रिलेटेड। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम का जो 4 मेन एलिमेंट होता है उसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम का जो 4 मेन एलिमेंट होता है, जो 4 कोर कंपोनेंट होता है, उसी को हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। अब ये जितना भी मार्केटिंग का जो एलिमेंट है, जो 4 बेसिक एलिमेंट का अपने बात करें, उसका नाम आप लोग को पता होगा। इसको हम लोग 4 P's बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। क्या बोला? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, basic element which constitutes the marketing system of any entity, any company, any entity, any enterprise is called marketing mix। 4 इसका मेन कंपोनेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अब ये जितना भी 4 कंपोनेंट है, ये चारों कंपोनेंट आपस में जबरदस्त इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपका किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग क्या होगा। कैसा आपका प्राइसिंग होगा उस पर डिपेंड करता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे या इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशनल एक्टिविटी कैसा होगा। तो ये चारों जितना भी आपका कंपोनेंट है, ये सारा इंटर रिलेटेड होता है। इसीलिए अपने को मार्केटिंग मिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास, अगर अपने पास डेफिनेशन आता है एग्जाम में मार्केटिंग मिक्स लिखने का, तो अपने पास यहाँ पे 2 लाइन क्लियर, गुड लाइन, 2 लाइन रेडी है। दैट मार्केटिंग मिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स किसी भी कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम। तो मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पर एक कीवर्ड हो गया, और एक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है इंटर रिलेटेड। ये चारों जो अपने लोग का कंपोनेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों एक्टिविटी इंटर रिलेटेड है। 2 कीवर्ड, मार्केटिंग सिस्टम और एक इंटर रिलेटेड। थर्ड लाइन जो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्यों अपने को मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग मिक्स को समझना जरूरी है। इसका बेसिक पर्पस यही है, मार्केटिंग मिक्स का बेसिक पर्पस है कस्टमर के नीड्स को समझना, कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करना। कस्टमर के नीड को समझना, कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करना। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का बेसिक पर्पस ये होता है किसी भी कस्टमर के नीड को समझना, किसी भी कस्टमर के वांट को समझना और उसको इफेक्टिव तरीके से सेटिस्फाई करना। अब होता क्या है, जितना भी ये सोर्सेज है, जितना भी ये सोर्सेज है, चाहे आप कस्टमर का नीड बोलो, वांट बोलो, प्रेफरेंस बोलो, इन सब में जबरदस्त चेंज आता है। तो अकॉर्डिंगली अपने को अपने मार्केटिंग सिस्टम को भी चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है। अभी तक जो बोला उस बात को अगर हम क्लीनली समराइज करें, तो अपने पास यहाँ पर लिखने का 3 गुड पॉइंट है। 3 मार्क्स के ऊपर का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि मार्केटिंग मिक्स 4 बेसिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स मार्केटिंग सिस्टम ऑफ एनी कंपनी। और इन 4 एलिमेंट्स का नाम है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। उसके बाद ये चारों ही आपका बेसिक एलिमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। अब आपको बात करना है मार्केटिंग मिक्स का यूज क्या है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग यूज करते हैं कस्टमर के नीड को, वांट को समझने के लिए और उसको अफेक्टिव तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि जितना भी ये सोर्सेज है, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो अपने को अपने मार्केटिंग सिस्टम को भी इंटरप्रेट करके टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, विद चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, इन सब चीजों के कारण। क्लियर है? अपने लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े अपने लोग। चलिए अब आप लोगों को जो सेकंड टॉपिक आप लोग के रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ था एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, लेकिन हम लोग उसको अभी अलग से नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम लोग चारों मार्केटिंग मिक्स को एनीवेज पढ़ ही लेंगे। तो जो आपका पहला मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक है वो है प्रोडक्ट। अपने पढ़े ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो पहला हो गया आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट में आपका 2 चीज आता है, एक तो हो गया जो आपका टैंजिबल एलिमेंट है और एक हो गया जो आपका इनटैंजिबल एलिमेंट है। हर वो टैंजिबल एलिमेंट,
हर वो इंटेंजिबल एलिमेंट जो आप यूज करता है अपने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या बोला? हर वो टैंजिबल एलिमेंट, हर वो इनटैंजिबल एलिमेंट जिसको आप यूज करते हैं अपने कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसको आप कस्टमर को ऑफर करते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो चाहे वो आपका सर्विस हो, दोनों ही प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही कैटेगराइज होते हैं। हर वो आइटम जो टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, जो आप कस्टमर को ऑफर करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, वो हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब आपको बात करना है कि हम लोग प्रोडक्ट मिक्स में क्या चीज का डिसीजन लेते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग दो चीज का डिसीजन लेते हैं। एक तो हो गया प्रोडक्ट का फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, सिंबल, ट्रेडमार्क, इन सब चीजों के बारे में फिजिकल एट्रीब्यूट्स। उसका कलर, उसका एस्थेटिक्स, ये सब हो गया उसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स। बट एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इट्स अ बंडल ऑफ बेनिफिट, इट्स अ बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन rather than just a physical item। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा कम से कम कोई भी चीज के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट मिक्स में आपको लिखना पड़ेगा हर वो टेंजिबल आइटम, हर वो इंटेंजिबल आइटम जो आप ऑफर करते हैं कस्टमर को उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद आप बता दो कि प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट जैसे आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, नेचर क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, उसका नेचर, इन सब चीजों के बारे में। बट प्रोडक्ट मिक्स गोज वे बियॉन्ड just the physical attributes. It involves, because for a customer, product is not just all about physical attributes, but bundle of benefit. एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट जिसको कंज्यूम करके वो सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आप लोग का प्रोडक्ट मिक्स। आगे बढ़े, चलिए। अब बेसिक आइटम, कुछ कुछ बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है। आपको पूछा है गुड्स क्या है। अब गुड्स क्या है? गुड्स वो आइटम है जिसको, जो टेंजिबल है, जिसको कस्टमर को ऑफर किया जाता है उनके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन दो चीज है, गुड्स को या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर उसको यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। गुड्स इंक्लूड्स एनी आइटम दैट इज आइदर कंज्यूम्ड और इज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज ऑफर टू कस्टमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। हर वो आइटम जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं या तो कंज्यूम करने के लिए, हर वो आइटम जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं या तो कंज्यूम करने के लिए या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, जिससे उनका वांट सेटिस्फेक्शन हो, उसी को आप गुड्स बोलते हैं। अब अपने को गुड्स का बहुत सारा टाइप बताया गया। तो सबसे पहले अपने लोग का टाइप होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है। कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है जिस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है। इसका अलग अलग टाइप है। सबसे पहला हो गया आपका कन्वीनियंट गुड्स। कन्वीनियंट गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम लोग मिनिमम एफर्ट के संग परचेस करना प्रेफर करते हैं। जिस गुड्स में कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होता है, जिस गुड्स में कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स। यहाँ पे कस्टमर को बहुत ज्यादा चॉइस से मतलब नहीं है। वो ना कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सेलिंग कॉस्ट बियर करेगा, ना वो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करेगा इन प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम लोग रेकरिंग बार बार रेगुलरली परचेज करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स। सिंपल, जो हम लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, ऑल दीज आइटम। नेक्स्ट हो गया शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें कस्टमर कंपैरेटिव एनालिसिस करके, कंपैरेटिव एनालिसिस किस चीज का करता है? क्वालिटी का कर सकता है, प्राइस का कर सकता है, ब्रांड नेम का कर सकता है, कौन सा कंपनी उसको ऑफर कर रहा है, कस्टमर रिव्यू, इन सब चीजों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ही वो परचेस करता है। क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा नहीं होता है जितना फ्रीक्वेंसी कन्वीनियंस गुड्स का होता है, उतना फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज शॉपिंग गुड्स का नहीं होता है। और इसी में थर्ड आइटम आता है स्पेशलिटी गुड्स, जिसमें हम लोग स्पेशल एफर्ट देके परचेज करते हैं। जिसमें हम लोग स्पेशल एफर्ट देके परचेज करते हैं। वो स्पेशल एफर्ट या तो किसी से रिकमेंडेशन लेना हो सकता है या फिर थरो कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, उसके बाद ही हम लोग इसको परचेज करते हैं। इन गुड्स को परचेज करने के लिए कस्टमर हो सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इनकर करे, कोई कंसल्टेंसी भी ले ले, हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो बहुत बेसिक बात है, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जिसको हम लोग एक लॉन्ग स्पैन के लिए यूज करते हैं, और नॉन ड्यूरेबल जिसको हम लोग छोटे स्पैन के लिए यूज करते हैं, और ड्यूरेबल जिसको हम लोग लॉन्गर स्पैन के लिए यूज करते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आप लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो गुड्स होता है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट है। एक हो गया आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सिंपली वो जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सप्लाईज हम लोग उन गुड्स को बोलते हैं जो आपके प्रोडक्ट में दिखता नहीं है, जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो जरूरी है बट वो प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाइबल नहीं है, आप उसको अपने प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज। लेकिन वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जरूरी है। जैसे मान लो आपके बैकपैक में जो आप लोग बैग यूज करते हैं, उसको बनाने में जो लुब्रिकेंट यूज हुआ, जो नट बोल्ट यूज हुआ, जो मशीन को चलाने के लिए ग्रीस यूज हुआ, पेट्रोल फ्यूल यूज हुआ, आप उसको देख नहीं सकता है लेकिन वो जरूरी है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन, जिसको हम लोग हाई कैपिटल वैल्यू आइटम बोलते हैं, जो ऑलरेडी प्री फैब्रिकेटेड होता है। एक्सेसरीज जो लो वैल्यू आइटम होता है बट आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है। और फैब्रिकेटेड पार्ट्स मतलब जो प्री प्रोड्यूस्ड है और वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अब आता है सर्विस। अब सर्विस अगर आपको लिखने आ जाए, ऐसे तो आप सर्विस के बारे में बहुत ही ज्ञान लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ बिना कीवर्ड्स लिखे मार्क्स मिलेगा नहीं। तो सर्विस में आपको लिखना पड़ेगा हर वो एक्टिविटी, हर वो बेनिफिट, हर वो सेटिस्फेक्शन जो हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं उनके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या बोला? 3 कीवर्ड है, हर वो एक्टिविटी, हर वो बेनिफिट, हर वो सेटिस्फेक्शन। हर वो एक्टिविटी, हर वो बेनिफिट, हर वो सेटिस्फेक्शन जो हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं उनके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। सर्विसेज मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज, ऑल दोज बेनिफिट्स, ऑल दो सेटिस्फेक्शन offered to customer to satisfy their want is called service। अब सर्विस का आपको फीचर्स भी बोला गया पढ़ने के लिए। तो सर्विस का फीचर्स क्या है? सबसे पहला भैया, सर्विस इंटेंजिबल है, आप उसको टच तो नहीं कर सकते। सर्विस पेरिशेबल है क्योंकि आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। सर्विस इनसेपरेबल है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप उसके सर्विस को अलग नहीं कर सकते। सर्विस जो प्रोवाइडर है उससे आप उसके सर्विस को अलग नहीं कर सकते। सर्विस हमेशा हेटेरोजेनस होता है, इसका मतलब आप सर्विस को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हम आपको अभी जो कंटेंट पढ़ा रहे हो सकता है कि 6 महीना बाद किसी को पढ़ाए तो एग्जाम्पल अलग हो जाए, कंटेंट अलग हो जाए, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सर्विस हेटेरोजेनस होता है, उसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप लोग को बोला गया प्रोडक्ट और सर्विस का डिफरेंस पढ़ने के लिए, इसको आप लोग प्लीज बाद में सेल्फ रीड कर लेना, ये आप लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का सबसे पहला पार्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग होता क्या है? बार बार हम आप लोगों को क्लास कराते टाइम ये बताया कि जब भी किसी भी वर्ड में आईएनजी ऐड होता है मतलब वो हमेशा वर्ब है। आप कभी भी नहीं सकता ब्रांडिंग मीन्स, नो, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस। आईएनजी, किसी भी वर्ड में आईएनजी होता है मतलब वो एक प्रोसेस है। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? 2 चीज का। एक तो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव नेम या कोई सिंबल प्रोवाइड करने का, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव नेम या डिस्टिंक्टिव सिंबल प्रोवाइड करने का। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम और सिंबल जिसके थ्रू वो जाना जाए और पहचाना जाए, बिकॉज ऑफ विट या विच हेल्प्स इट बीइंग रिमेंबर्ड और बीइंग नोन। ब्रांडिंग सिंपली क्या हो गया? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को आप एक डिस्टिंक्टिव नेम या डिस्टिंक्टिव सिंबल देते हैं। लेकिन ब्रांडिंग में केवल ब्रांड का डिजाइनिंग नहीं आता है, ब्रांडिंग में 3 चीज इन्वॉल्व होते हैं। एक तो किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम असाइन करना, ब्रांड नेम देना, उसका ब्रांड मार्क डिजाइन करना, ब्रांड नेम देना मतलब डिसाइड करना दैट व्हाट शुड बी द ब्रांड नेम, देन डिजाइनिंग द ब्रांड मार्क एंड देन पॉपुलराइजिंग द ब्रांड मार्क। 3 चीज बोला, ब्रांडिंग में 3 चीज इन्वॉल्व होता है। एक तो डिसाइडिंग ब्रांड नेम, गिविंग ब्रांड नेम, डिजाइनिंग ब्रांड मार्क एंड पॉपुलराइजिंग इट। अब होता क्या है? ब्रांड नेम वो होता है जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ब्रांड मार्क वो होता है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे मान लो AUDI और डी, इट्स अ ब्रांड नेम, बट जो सर्कल्स है इसको आप बोलते हैं ब्रांड मार्क, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सिंपल। अभी तक हम लोग 2 बात पढ़े ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम एंड अ डिस्टिंक्टिव सिंबल टू अ प्रोडक्ट so that it helps being known and remembered। ब्रांडिंग में 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। एक तो गिविंग ब्रांड नेम, डिजाइनिंग ब्रांड मार्क एंड पॉपुलराइजिंग इट। ब्रांड नेम वो होता है जिसको हम लोग
प्रोनाउंस कर सकते हैं, ब्रांड मार्क वो होता है जिसको हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन हम प्रोनाउंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो 3 क्लियर पॉइंट जो आप लोग ब्रांडिंग के बारे में आराम से लिख सकते हैं, चाहो तो कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग इस पे लिख सकते हैं। ये सारा टाइप्स आप लोग के है नहीं, सीधा आप लोग को बताया गया है कि आप ब्रांडिंग का मेरिट्स पढ़ के एग्जाम में जाओ। तो ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है? सबसे पहला होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जहां पर ब्रांडिंग आपको हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को अपने राइवल कंपनी के या फिर राइवल प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में। ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है? जब भी कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन करता है तो कंपनी अपने ब्रांड नेम को बार बार रिपीट करता है। कंटिन्यूअसली जब अपने ब्रांड नेम को आप रिपीट करता है तो उससे आपको ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प होता है, उससे आपको एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग। अपने लोग का नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज हो, जो वेल ब्रांडेड हो, हम लोग उसका प्रीमियम प्राइस करने के लिए भी रेडी होते हैं। एनी प्रोडक्ट विच इज वेल एडवर्टाइज और विच इज वेल ब्रांडेड, जिसका ब्रांड नेम है, ब्रांड सिंबल है, कस्टमर्स प्रेफर टू पे अ प्रीमियम प्राइस। उन लोग पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डिफरेंशियल प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप किसी चीज का, किसी ब्रांडेड गुड्स का हैबिचुएटेड हो जाता है तो आप उसके लिए हायर प्राइस भी पे करेगा। लोअर सेलिंग कॉस्ट, किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कॉस्ट कम लगता है। जो पैसा लगता है आपको एक बार ब्रांड अवेयरनेस में लगता है, उसके बाद उसको बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। डीलर्स लोग भी प्रेफर करते हैं वेल ब्रांडेड प्रोडक्ट को रखने में अपने स्टोर्स में या फिर शॉप्स वगैरह में। ठीक है, तो लोअर सेलिंग कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी जो वेल ब्रांडेड है उसको जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। समथिंग लाइक एग्जांपल में आप रिलायंस ले लो, रिलायंस ने जियो को इंट्रोड्यूस किया। रिलायंस का अपना एक ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट किया है कस्टमर्स में, तो जियो को इंट्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत ऐसा हुआ नहीं। कस्टमर को क्या फायदा है? कस्टमर को फायदा है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा खरीदना है या एक पर्टिकुलर ब्रांड का फोन खरीदना है, तो आप टाइम और एनर्जी कम से कम इन्वेस्ट करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने में। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा बात? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है। इट रिड्यूसेस कस्टमर का परचेजिंग एफर्ट। अगर आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप रेस्ट एश्योर्ड है कि आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटी तो मिलेगा ही मिलेगा। आप कभी भी लिवाइस के शोरूम में जाके कपड़े को टच करके नहीं पूछेगा भैया कपड़ा अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा है, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम से बिलोंग करता है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस कस्टमर जब एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज करता है तो वो प्रेस्टीज को भी एंजॉय करता है। एंड लास्ट इज, अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन कम से कम देखने मिलता है। कोई भी जो शॉपकीपर है, रिटेलर है, वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है प्राइस डिफरेंशिएशन के कारण, क्योंकि प्रोडक्ट आपका ब्रांडेड है, वेल एडवर्टाइज है, पॉपुलर है, तो जो भी अनस्कल्परस रिटेलर्स है वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है प्राइस ओवर चार्ज करके। ऑब्वियसली अंडर चार्ज तो करेगा नहीं, ओवर चार्ज करके ही एक्सप्लॉइट करेगा। यहाँ तक क्लियर? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है आपका लेबलिंग। अब अगेन सेम बात, लेबलिंग, क्योंकि आपको आईएनजी दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेबलिंग एक प्रोसेस है। लेबलिंग एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है? लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल। व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग इज अ प्रोसेस। लेबलिंग इज नॉट जो प्रोडक्ट पे चिपका हुआ मिलता है, नो नो नो। लेबलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल। नाउ व्हाट इज अ लेबल? लेबल मतलब अ स्लिप। लेबल इज अ स्लिप ऑन द प्रोडक्ट। वापस एक बार, लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग द लेबल। नाउ व्हाट इज अ लेबल? लेबल इज अ स्लिप ऑन द प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखा होता है? प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट का फीचर क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसका बाइफर्केशन क्या है, ये सब डिटेल आपको दिया हुआ रहेगा। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सब डिटेल आपको दिया हुआ रहता है लेबल के ऊपर में। लेबल बेसिकली मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में लिंकेज का काम करता है। लेबल बेसिकली मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में लिंकेज का काम करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। लेबलिंग दो चीजों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक तो पैकेजिंग को और एक तो ब्रांडिंग को। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को बहुत ब्रांडेड बनाया, आपने पैकेजिंग में बहुत खर्चा किया, लेकिन आपने उसमें नेसेसरी लेबल नहीं लगाया,
तो आपके प्रोडक्ट का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको लेबलिंग में क्या रखना पड़ेगा सर? लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग अ लेबल। नाउ व्हाट इज अ लेबल? लेबल इज अ स्लिप ऑन द प्रोडक्ट, जिसमें क्या लिखा होता है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, जितना कुछ लिख पाओ आप लोग एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। अब लेबल करता क्या है? लेबल मैन्युफैक्चरर को और कंज्यूमर को लिंक करने का काम करता है। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपर लेबल्ड नहीं हो तो पैकेजिंग ब्रांडिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताया लेबलिंग का फायदा क्या है। एक तो लेबलिंग सोशल सर्विस का काम करता है। यस, लेबलिंग सोशल सर्विस का काम करता है। कुछ लोगों को जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। प्लस कोई भी प्रोड्यूसर कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वॉट एवर क्लेम्स, जो भी टॉल क्लेम्स है, जो भी फ्लावरी लैंग्वेज आप यूज करो, आपको अल्टीमेटली लेबल में उसका कंपोनेंट, उसका प्रूफ तो कस्टमर के पास रहेगा ही, तो कोई फॉल्स क्लेम नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल सर्विस। अगर आपका प्रोडक्ट वेल लेबल्ड है तो प्रोडक्ट में प्राइस वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी लेबल पे प्रिंटेड होता है। लेबलिंग अपने आप में एडवर्टीजमेंट का काम करता है। लेबलिंग के थ्रू कस्टमर डिफरेंशिएट कर पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सुपीरियर है, कौन सा प्रोडक्ट इंफीरियर है, एंड ही कैन हैव अ इजी एक्सेस टू द सुपीरियर प्रोडक्ट्स। लेबल आपको गारंटी देता है कि आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है। क्या बोला? लेबल का आपके पास 4 तरीके का फीचर्स, आपको 4-5 आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहला, एक तो लेबल आपको सोशल सर्विस का काम करता है। दूसरा, प्रोडक्ट का प्राइस में वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि लेबल के ऊपर दाम चिपका हुआ रहता है। लेबल आपको एडवर्टाइजिंग करने में हेल्प करता है। लेबल के थ्रू कस्टमर डिफरेंशिएट कर पाता है सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, और वो सुपीरियर की तरफ सुपीरियर को एक्सेस कर पाते हैं। एंड लास्ट, लेबल अश्योर्स, लेबल गारंटीज अ मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, पैकेजिंग में आपको 4 वर्ड याद रखना पड़ेगा। पैकेजिंग में आपको 4 वर्ड याद रखना पड़ेगा। पैकेजिंग अगेन एक प्रोसेस है। पैकेजिंग रेफर्स टू 4 चीज। सबसे पहले आपको क्या करना है पैकेजिंग में? एक तो क्या आपका कवरिंग, रैपिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग। 4 वर्ड, रैपिंग, कवरिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग। 4 चीज होता है आपका पैकेजिंग में। किस चीज का? आप रैप किसको करोगे, फिल किसको करोगे, कवर किसको करोगे, कंप्रेस किसको करोगे? गुड्स को। क्यों? 4 चीज से बचाने के लिए, स्पॉइलेज से, पिल्फरेज से, लीकेज से, ब्रेकेज से। क्या बोला सर? पैकेजिंग में सबसे पहले 4 चीज होता है। क्या 4 चीज होता है? एक तो कवरिंग होगा, रैपिंग होगा, फिलिंग होगा, कंप्रेसिंग होगा। किसका? गुड्स का। क्यों? उसको 4 चीज से बचाने के लिए, स्पॉइलेज, पिल्फरेज, ब्रेकेज और लीकेज। ये हो गया आपका पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का मतलब केवल प्रोडक्ट को रैप ही करना नहीं होता है, बल्कि आपको रैपिंग को, पैकेजिंग को डिजाइन भी करना होता है, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक सूटेबल पैकेज बनाना भी होता है। डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेज विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्ट। क्या बोला? देखो, 2 बात हम बोला। सबसे पहला, पैकेजिंग 4 चीज के लिए होता है। एक तो आपको उसको रैप करना है, एक तो आपको उसको कवर करना है, फिल करना है, कंप्रेस करना है। किसको करना है? गुड्स को करना है। क्यों करना है? ताकि आप उसको स्पॉइलेज से, पिल्फरेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से बचा सकें। पहला पार्ट डन। बट पैकेजिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रैपिंग अ प्रोडक्ट, इट्स अबाउट डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ पैकेज विच इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट। आपको यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपका ऑप्टिमम लॉट साइज क्या होगा, क्योंकि पैकेजिंग का पर्पस केवल प्रोटेक्शन करना नहीं होता है, पैकेजिंग का पर्पस सेफ हैंडलिंग करना भी होता है। पैकेजिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, बट ऑल्सो मेकिंग इट इजी टू हैंडल। उसको हैंडलिंग इजी बनाने के लिए भी हम लोग पैकेजिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लॉट साइज भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 चीज आपको किसके बारे में लिखना है? पैकेजिंग के बारे में लिखना है। सबसे पहला, पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं? कवरिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं, कंप्रेसिंग करते हैं। किसका करते हैं? गुड्स का करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप उसको स्पॉइलेज से, लीकेज से, पिल्फरेज से और ब्रेकेज से बचा सको। लेकिन पैकेजिंग का काम केवल इतना ही नहीं है। पैकेजिंग में आपको क्या करना पड़ता है? पैकेजिंग में आपको पैकेज को डिजाइन भी करना होता है, पैकेज को प्रोड्यूस भी करना होता है, सो दैट इट इज एप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्ट।
यहाँ पे आपको ऑप्टिमम लॉट साइज भी डिटरमाइन करना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एक गुड पैकेजिंग का फीचर है? सबसे पहला एक तो आपका इजी टू हैंडल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर बात की कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग का पर्पस केवल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसको इस तरीके से बनाना है कि वो इजी टू हैंडल है, चाहे वो आपका डीलर हैंडल करे, चाहे वो कस्टमर हैंडल करे, इजी टू कैरी, इजी टू स्टोर। नेक्स्ट, आपका जो पैकेजिंग है वो एस्थेटिकली भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट को देख के वो अपील आना चाहिए, प्रोडक्ट आई कैची होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आपका पैकेजिंग अच्छा होगा। तो एक तो आपका प्रोडक्ट हैंडलिंग अच्छा करता है, अपीलिंग टू आईज करता है। थर्ड, एक तो जो पैकेजिंग का क्रक्स फीचर है कि वो प्रोडक्ट को सेफ रखने में हेल्प करता है, पिल्फरेज, स्पॉइलेज, लीकेज, ये सब चीज को बचाता है। प्लस पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी देता है। जिस तरीके से ब्रांड नेम हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, कि आपका अगर ब्रांडिंग जोरदार नहीं हुआ तो आपका पैकेजिंग का कोई रोल ही नहीं है। आप कितना ही बढ़िया पैकेजिंग कर लो, बट आपका ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी का कन्वर्स अगर आप बात करो, तो आपने अच्छा ब्रांड नेम रखा, लेकिन आपने अच्छा सिंबल विंबल भी रखा, लेकिन योर प्रोडक्ट इज नॉट वेल पैकेज्ड, तो फिर ऐसा सिंबल, ऐसा ब्रांड नेम का भी कोई काम नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे, तो फिर ऐसे पैकेजिंग का कोई काम ही नहीं है। प्लस आपके प्रोडक्ट का हमेशा एक रीसेल या फिर रीपैक वैल्यू होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको बार बार रीयूज कर सके। उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए आपके पैकेज का। सबसे पहले दो तो एकदम एक्सक्लूसिव फीचर है पैकेजिंग का, एक तो सेफ्टी और एक इजी हैंडलिंग। ये तो आप लोग मतलब भूल ही नहीं सकते, सेफ्टी और इजी हैंडलिंग। दूसरा, लुक्स के ऊपर दो पॉइंट है, एक तो वो एस्थेटिकली अपीलिंग होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, और तीसरा चौथा, वो आपके प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। और हर पैकेजिंग का अपना एक रीसेल वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, इसी के संग हम लोग का प्रोडक्ट मिक्स यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप लोग बोल सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन, कुछ बोलना है किसी को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिक्स जो अपने लोग का है वो है अपने लोग का प्राइस मिक्स। अब प्राइस का मतलब सबको पता है, प्राइस का मतलब वही होता है वैल्यू। प्राइस मीन्स वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का जब आप वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग उसको प्राइस बोलते हैं। अब प्राइस वो होता है जो हम आपसे चार्ज करना चाहते हैं, या फिर प्राइस वो होता है जो आप पे करना चाहते हैं। प्राइस को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, इट इज वैल्यू ऑफ अ गुड्स, इज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस दैट इज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्राइस वो है जो हम आपसे चार्ज करना चाहते हैं, या फिर वो जो आप पे करना चाहते हैं। बट हम लोग को अभी एक हो गया, आपको प्राइस के बारे में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्राइसिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछता है बताओ प्राइसिंग क्या होता है, आपको पहले प्राइस बताना पड़ेगा, प्राइस क्या होता है। किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस के वैल्यू को जब आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग उसको प्राइस बोलते हैं। प्राइस में दो चीज आ गया, एक तो वो जो सेलर आपसे चार्ज करना चाहता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द सेलर इज आस्किंग फॉर, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर इज विलिंग टू पे। यहाँ पे हो गया प्राइस खत्म। अब आता है प्राइसिंग का बात, क्योंकि प्राइसिंग में वर्ड आ गया ING, वो बन गया प्रोसेस। Pricing is the process of translating value into product or service. It is a process of translating value of a product and service in terms of money. क्योंकि प्राइसिंग में ING वर्ड आ गया, इट बिकम्स अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, वैल्यू इनटू अ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन प्राइसिंग का मतलब केवल किसी भी प्रोडक्ट के बेस प्राइस को डिटरमाइन करना नहीं है। We are not just here to determine the base price. We are not here to just determine cost, profit. ऐसा नहीं, खाली यही अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइसिंग में। इट इन्वॉल्व डिसीजन रिगार्डिंग कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, कितना मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, कितना ट्रेड डिस्काउंट, कितना कैश डिस्काउंट। इन सब चीजों को जब आप कवर करते हैं, इन सारे एस्पेक्ट को जब आप कवर करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइसिंग। इट does not involve just determination of base price but also terms and conditions of sale. एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बियर करेगा? आप करेगा कि हम करेगा? मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? कैश में देगा कि क्रेडिट पे लेगा? डिस्काउंट कितना मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट? अच्छा जल्दी पे कर दिया, कोई अलाउंस वगैरह मिलेगा क्या? ये सारा कुछ आपके प्राइसिंग का पार्ट बनता है। वापस बोल रहे हैं, अगर आपको प्राइस मिक्स के बारे में लिखने आए, आपको बोले डिफाइन प्राइस मिक्स, आपको सबसे पहले प्राइस के बारे में बताना है।
प्राइस का मतलब क्या हो गया? प्राइस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस वो है जो सेलर इज आस्किंग फॉर या फिर विच द बायर इज विलिंग टू पे। सिंपल। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वैल्यू इनटू अ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आपको क्या बताना है कि प्राइसिंग का मतलब केवल किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का बेस प्राइस डिटरमाइन करना नहीं होता है, बट ऑल्सो द टर्म्स एंड कंडीशंस। Now, what are terms and conditions? That what will be the transportation cost? What will be the terms of payment? What will be the mode of payment? What will be the discount? What will be the allowance? Etc. etc. and etc. हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? दो तीन चीज तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला भैया आप अपना ऑब्जेक्टिव उठा के देख लो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो मेरे को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग लो करेगा ताकि हम ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस करेगा ताकि हम केवल नीच लोगों तक ही पहुंच सके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या चीज आता है? कॉस्ट में तीन चीज आते हैं। एक होता है आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि आपको अपने प्राइस से प्रॉफिट भी रिकवर करना है, क्योंकि लंबे समय में, लॉन्ग रन में अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे और एक्सपैंड भी नहीं कर पाओगे। शॉर्ट रन में चलता है, अपने लोग पढ़े इकोनॉमिक्स में, शॉर्ट रन में अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो ना तो हम लोग प्रोडक्ट को बेच देते हैं कि चलो जितना पैसा लग रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है उतना भी रिकवर हो जाए ना तो हम लोग प्रोडक्ट को बेच देते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में आप केवल वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करके बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। आपको अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर करना पड़ेगा, आपको फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। तो दो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। एक तो हो गया आपके प्रोडक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या तो प्रॉफिट कमाना है या आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड हम लोग पढ़े आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट। थर्ड ये आप लोग का फेवरेट जो आ गया कस्टमर का डिमांड। ऑब्वियस सा बात है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मेरे डिमांड पर भी डिपेंड करता है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मेरे प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है, और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं। आप लोग सबको पता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है तो हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस अब नॉर्मली नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, डिमांड फट से बहुत ज्यादा गिर जाएगा और मेरा ओवरऑल टोटल रेवेन्यू का लॉस होगा। अगर मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया तो मेरा प्रोडक्ट लोग शिफ्ट हो जाएंगे और मेरे प्रोडक्ट का डिमांड एक्सेप्शनली कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है कस्टमर के डिमांड के ऊपर, प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी के ऊपर और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के ऊपर। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन क्या है। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो भैया जो मार्केट का लीडर प्राइस चार्ज कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं वही प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली प्राइसिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं कि मेरा जो कॉस्ट लगा उस पर एक मार्जिन जोड़ के प्राइस बैठा लो। लेकिन अगर मार्केट में कोई लीडर अवेलेबल है तो आपको उस लीडर का प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लास्ट होता है क्वालिटी और सर्विस। अगर आप अपने प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को, हाई आफ्टर सेल सर्विस ऑफर कर सकते हैं, तो आप 100% अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकता है। ठीक है, इसी के संग हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? हम लोग आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो मिक्स आता है वो है आपका प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स नाम का प्लेस है लेकिन इसका मतलब अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक अवेलेबल कराएगा परचेज या कंजम्पशन करने के लिए। प्लेस मिक्स नाम का प्लेस है बट यहाँ पे प्लेस व्लेस जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा फॉर परचेज एंड कंजम्पशन। हाउ यू विल मेक योर गुड्स अवेलेबल टू योर कस्टमर फॉर परचेज एंड कंजम्पशन। अब इसमें दो चीज आते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में। सबसे पहला एक तो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चॉइस कैसा होना चाहिए। आपको जीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब कोई नहीं चाहिए, डायरेक्टली खुद ही बेचना है बाटा जैसा, या आपको बीच में एक एजेंट रखना है, या आपको
बीच में होलसेलर रिटेलर वाला फॉर्मेट चाहिए, कैसा चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, वेयर हाउसिंग कैसा होगा, ये सब चीज़। तो आपका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन लिखने आए तो आपको सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या होता है या फिर प्लेस मिक्स क्या होता है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन और परचेज। इट इन्वॉल्व्स decision regarding two things. First, choice of channel of distribution, and second, actual distribution of the goods या फिर physical distribution of the goods which involves choice of transportation and storage. तो ये तीन चीज आपको एग्जाम में जरूर लिखकर आना पड़ेगा। इसी के संग जो हम लोग दो टॉपिक पढ़े विच इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो रूट उस पाथ को बोलते हैं जिस रूट या जिस पाथ के थ्रू एक प्रोडक्ट अपने पीओपी से लेके पीओसी तक पहुंचते हैं। चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस पाथ को बोलते हैं, उस रूट को बोलते हैं, उस पाथ को बोलते हैं, उस रूट को बोलते हैं जिस पाथ और रूट के थ्रू आपका प्रोडक्ट पीओपी से लेके पीओसी तक पहुंचता है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, बिकॉज प्रोड्यूसर इज पीओपी, और खत्म होता है कंज्यूमर पे, बिकॉज कंज्यूमर इज पीओसी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो पाथ, वो रूट जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट पीओपी से पीओसी तक पहुंचता है। ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है आपका प्रोड्यूसर से और खत्म होता है कंज्यूमर पे। अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव है टाइटल को ट्रांसफर करना। टाइटल मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर करना। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ अ प्रोडक्ट। टाइटल मतलब होता है ओनरशिप, गुड्स का ओनरशिप को ट्रांसफर करने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आगे बढ़ते ये सब कुछ आप लोग के सिलेबस में हटा दिया गया है, सीधा आप लोग के टॉपिक है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत सिंपल सा पॉइंट है, खाली सुनते जाएगा तो अपने लोग को समझ में आते जाएगा। सबसे पहले आपको बोला है कि अगर आपके प्रोडक्ट का यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, तो आपको फिर लॉन्गर चैनल नहीं जमेगा, आपको शॉर्टर चैनल के थ्रू ही प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का यूनिट वैल्यू बहुत ही छोटा है तो आप लंबा चैनल यूज कर सकते हैं, बीच में रिटेलर, होलसेलर, बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको शॉर्टर चैनल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो आप लंबा चैनल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर चैनल, हर लेग कुछ समय के लिए गुड्स को स्टोर अपने पास जरूर करेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो आप लॉन्गर चैनल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बल्कि है तो बार बार लोडिंग अनलोडिंग का झमेला पड़ता है, तो आप शॉर्टर चैनल यूज करो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लाइट वेट है तो आप लॉन्गर चैनल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, ज़्यादा फेक इमिटेशन का कोई चांस नहीं है, तो आप इंटरमीडिएट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट हाईली कस्टमाइजेबल है तो वहां पर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर शॉर्ट चैनल ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए आपको कोई टेक्निकल एडवाइस देने का जरूरत है या फिर उसको लिए आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन देने का जरूरत है, तो फिर आपको शॉर्ट चैनल यूज करना पड़ेगा। आपको एक आदमी रखना पड़ेगा जो टेक्निकल एडवाइस या फिर डेमोन्स्ट्रेशन देते चले। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आप लॉन्गर चैनल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मार्केट पे। नेचर ऑफ मार्केट बोले, नेचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बोले, नेचर ऑफ मार्केट। तो अगर मान लो आपका कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट मतलब अ मार्केट वेयर कंज्यूमर गुड्स आर सोल्ड। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्गर चैनल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल मार्केट है जहां पर आपका प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको शॉर्टर चैनल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ मार्केट के बारे में। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही कम है तो आपको डायरेक्ट चैनल ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लार्ज कस्टमर बेस है तो आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा करना पड़ेगा, लॉन्गर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल सिचुएशन। अगर मान लो आपका कस्टमर एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर रीजन में लोकेटेड है, तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। आपको मिडिलमैन वगैरह लोग का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट आता है साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ना, ये थोड़ा सा मतलब डाइसी पॉइंट है। बोलता है कि अगर मान लो आपका ऑर्डर इनफ्रीक्वेंट आता है, कभी कभी ऑर्डर आता है, लेकिन ऑर्डर का साइज बहुत बड़ा है। आपका ऑर्डर आता है कभी कभी, लेकिन ऑर्डर का साइज बहुत ज्यादा है, तो आपको शॉर्टर चैनल यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर आता रेगुलर है और साइज छोटा है, तो आप मिडिलमैन यूज कर सकते हैं।
दो चीज, एक ऑर्डर कभी कभी आता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होता है तो शॉर्ट चैनल। ऑर्डर रेगुलर आता है, ऑर्डर आपका रेगुलर आता है लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइट वेट है तो आप लॉन्ग या फिर लॉन्गर चैनल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी रिलेटेड फैक्टर। अब डिपेंड करता है ना कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। अगर कंपनी के पास बहुत पैसा है तो फिर आप अपना खुद का चैनल रखो, नहीं तो फिर आपको मिडिल मैन यूज करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी चाहता है कि वो अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पूरा कंट्रोल रखे रखे तो आप अपना खुद का चैनल रखो। आप मिडिल मैन पे इंटरमीडिएट पे कितना ही कंट्रोल रख लेगा, चांस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अगर आपका बड़ा स्केल बिजनेस है तो फिर आपको खुद का चैनल ही रखना ज्यादा प्रेफरेबल है। लास्ट हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अगर मान लो आपके पास मिडिलमैन अवेलेबल ही नहीं है, अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जिसके लिए आपके पास मान लो मिडिलमैन अवेलेबल ही नहीं है तो खुद ही बेचना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट डिपेंड करता है एटीट्यूड। हम लोग नॉर्मली उन मिडिलमैन को प्रेफर करते हैं जो लोग हम लोग को, अच्छा नहीं सॉरी ये इस पॉइंट में नहीं है, वेरी सॉरी। हाँ, तो आगे आपका एटीट्यूड। अब कुछ कुछ मिडिलमैन लोग होते हैं ना जो लोग हमारे प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं चाहते। डायरेक्ट चैनल सर्विस, हम लोग उन मिडिलमैन को प्रेफर करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बेचने के संग संग हम लोगों को फाइनेंस, स्टोरेज और प्रमोशन का भी फैसिलिटी दे। तो अगर आपको ऐसा कोई मिडिलमैन मिल रहा है तो आप ये समझाओ, नहीं तो फिर भैया खुद ही बेचो। कभी कभी सेल्समैन जो मिडिलमैन होता है ना वो भी आपके प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करते हैं, उसके पास भी सेल्स पोटेंशियल है, उसके पास भी बड़ा कस्टमर बेस है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। भैया मिडिलमैन जो इन्वॉल्व होता है, हर मिडिलमैन अपना एक कॉस्ट लेता है, हर जन का अपना कमीशन फिक्स होता है, तो किस तरीके का कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी कस्टम्स एंड कंपटीशन, कुछ कोई प्रोडक्ट होता है जो कुछ चैनल के थ्रू ही बिकता है, आप वो चैनल को ब्रीच नहीं कर सकते, आपको उस चैनल में ही स्टिक रहना पड़ेगा। और लास्ट होता है आपका लीगल कॉन्स्टेंट। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सरकार, लॉ, लेजिस्लेटिव का एक कंट्रोल पॉइंट रहता है कि आप उस प्रोडक्ट को उसी रूट के थ्रू बेच सकते हैं। जैसे मान लो आपका अल्कोहल हो गया, जैसे आपका ड्रग्स हो गया, जैसे आपका कोई मेडिसिन हो गया, वो उस चैनल के थ्रू ही बिकता है, और तो आपको उसी के थ्रू बेचना पड़ेगा, आप अपने मन से कोई चॉइस नहीं रख सकते। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो जो हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का या फिर हम लोग प्लेस मिक्स का बात करते हैं, उसमें हम लोग बात किए थे कि दो मेन चीज का आपको डिसीजन लेना पड़ता है। एक तो लेना पड़ता है आपको चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिए, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एक हम लोग बात किए थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, दो पॉइंट पढ़े थे ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। तो अब अपने लोग का बात है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इसमें आपको चार चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हो गया आपका वेयर हाउसिंग, एक हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इन्वेंट्री कंट्रोल, चौथा आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये नाम आप लोग जरूर से याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चार मेन एलिमेंट क्या क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहला आता है अपने लोग का वेयर हाउसिंग। अब ये बात एकदम फैक्ट है कि भैया जो चीज आज प्रोड्यूस हुआ है वो आज नहीं बिकेगा, जो आज प्रोड्यूस हुआ है वो आज नहीं बिकेगा, तो आपको उस इंटरमीडिएट टाइम के लिए अपने गुड्स को स्टोर करना पड़ता है। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप वेयरहाउस खुद का बनाएगा या किसी और का वेयरहाउस को आप यूज कर लेगा। ये सब तरीके का आपको कॉल लेना पड़ता है। अब आप लोग ये चीज बचपन में शायद पढ़ा होगा, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो, कि वेयरहाउसिंग के थ्रू टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है, क्योंकि जब वो बना आप उसको अवेलेबल करा रहे हैं जब वो यूज में आएगा। एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस टुडे विल नॉट बी यूज टुडे, इट विल बी यूज एट अ लेटर डेट। सो ब्रिजिंग दैट गैप बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेयरहाउसिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, जिसको आप परचेज करता है या प्रोड्यूस करता है इन एंटिसिपेशन ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री में आपका तीन चीज आता है, एक हो गया आपका रॉ मटेरियल, एक हो गया आपका सेमी फिनिश गुड्स, एक हो गया आपका फिनिश गुड्स, जिसको आप या तो परचेज करते हैं या तो आप उसको प्रोड्यूस करते हैं इन एंटिसिपेशन कि आप उसको आगे बेच देगा, या फिर अगर रॉ मटेरियल तो उसको आप आगे जाके यूज कर लेगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके बिजनेस में जो आपका लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज।
लेकिन आपको हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन नहीं किया तो इसका दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो हो सकता है दैट यू लूज योर मार्केट शेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। क्या बोला? सबसे पहला, इन्वेंट्री में आपके तीन चीज आते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, जिसको आप मेंटेन करते हैं या तो यूज करने के लिए या तो सेल करने के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेंट्री समय के संग बदलता रहता है, इन्वेंट्री समय के संग बदलता रहता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि यू विल लूज योर मार्केट शेयर टू योर कॉम्पिटिटर, यू विल लूज योर मार्केट शेयर टू योर कॉम्पिटिटर। और अगर आपने ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करके रख लिया, अगर आपने ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करके रख लिया तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट लगता है, होल्डिंग कॉस्ट लगता है। इसीलिए आपको हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है। अ लॉट ऑफ मनी इज टाइड अप टू योर इन्वेंट्री एंड हेंस यू हैव टू मेंटेन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कंट्रोल किया कैसे जाए, उसके ऊपर दो तीन टेक्निक का नाम जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो हो गया आपका ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। ठीक है, ये दो नाम आप लोग जरूर से याद रखना, ईओक्यू या फिर हो गया आपका एबीसी एनालिसिस। इसके थ्रू आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में आपको दो चीज का डिसीजन लेना होता है, एक तो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चार एलिमेंट आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, सॉरी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका चार एलिमेंट आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। वेयरहाउसिंग हम लोग पढ़ चुके, इन्वेंट्री कंट्रोल हम लोग पढ़ चुके। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग के केस में। ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऐसा कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब वही होता है कि कितना जल्दी और कितना कन्वीनियंट, कितना इफेक्टिवली आप अपने कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। द टाइम बिटवीन टेकिंग एन ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द ऑर्डर इज बेसिकली ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग एक कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। जितना जल्दी और जितना एक्यूरेटली आप अपने कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, उतना ही ज्यादा कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहेगा। और चौथा एलिमेंट जो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। वेरी सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो गया गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा सोर्सेज के बारे में लिख सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड क्या है, वो कितना रिलायबल है, ट्रांसपोर्टेशन का केपिक्स, अवेलेबल कैपेसिटी कितना है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड को यूज करेगा। तो हम लोग अभी तक क्या डिस्कशन किया, हम लोग अभी तक डिस्कशन किए प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में हम लोग क्या बात किए, प्लेस मिक्स मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। और आपको इसमें दो चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है, एक तो हो गया आपका चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मेन चार एलिमेंट आता है, एक हो गया आपका वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल में दो बात याद रखना, ईओक्यू और एबीसी एनालिसिस का। ठीक है, इसी के संग हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट हेड में पहुंच रहे हैं। जो आप लोग 4 पीस पढ़े थे उसका 4th पी है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, हम प्रमोशन मिक्स का बात नहीं कर रहे, पहले हम बात कर रहे हैं प्रमोशन का। व्हाट इज प्रमोशन? कोई भी काम जो आप करता है अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने में या फिर अपने कस्टमर को परसुएड करने में। परसुएड मतलब होता है उसको स्टिमुलेट करने में, कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। अपने प्रोडक्ट का नॉलेज अपने कस्टमर को देने को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रमोशन। सो ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर इज नोन एज प्रमोशन। ये प्रमोशन मिक्स नहीं, ये प्रमोशन है। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया, हर वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं अपने कस्टमर को प्रोडक्ट का बारे में इंफॉर्मेशन देने में, केवल इंफॉर्मेशन देने में आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको उनको परसुएड भी करना पड़ेगा, स्टिमुलेट भी करना पड़ेगा कि वो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को बाई करे। ये हो गया प्रमोशन। नाउ व्हाट इज प्रमोशन मिक्स? हर वो चीज जो आप कर सकते हैं, हर वो एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने में, कस्टमर को परसुएड करने में, सच एज सेल्स प्रमोशन। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्स प्रमोशन,
एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। चार चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट आर 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन हम लोग पढ़ लिए, कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने में और उसको परसुएड करने में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का आपका 4 पार्ट होता है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन और एक हो गया आपका सेल्स प्रमोशन, एक हो गया आपका एडवर्टीजमेंट, एक हो गया आपका पब्लिसिटी और एक हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। आगे बढ़ते हैं। अब क्यों प्रमोशन मिक्स को पढ़ना इतना जरूरी हो गया, इसके पीछे भी आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं अगर आपको प्रमोशन मिक्स के बारे में बोला जाए तो सिंपल है कि देखो भैया, एक तो प्रमोशन के थ्रू हम लोग अपने कस्टमर के संग कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, प्लस आज के टाइम पे जितना रैपिडली लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल रहा है, जितना रैपिडली मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वाइडनिंग मार्केट, बहुत बड़ा गल्फ हो चुका है, बहुत बड़ा गल्फ बन चुका है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। तो इस गल्फ को नैरो करने के लिए, इस गल्फ को कम करने के लिए इट बिकम्स अ कम्युनिकेशन टूल। ठीक है, यहां तक क्लियर आप लोग को हम क्या बोला, हम लोग अभी क्या बात की, प्रमोशन मिक्स के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले आंसर लिखेगा कैसे, पहले लिख दो प्रमोशन के बारे में, व्हाट इज प्रमोशन। पहले लिख दो प्रमोशन के बारे में, व्हाट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन लिख ही पाएगा आप लोग कि हर वो एक्टिविटी जो आप करते हैं अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने में और अपने कस्टमर को परसुएड करने में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या चीज आता है, प्रमोशन में 4 चीज आता है, प्रमोशन मिक्स में 4 चीज आता है। एक हो गया आपका एडवर्टीजमेंट, एक हो गया आपका पब्लिसिटी, एक हो गया आपका सेल्स प्रमोशन और एक हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। प्रमोशन मिक्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन किसके बीच में, ऑब्वियस सा बात है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ा गल्फ बन चुका है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते जा रहे हैं बहुत रैपिडली, और कंपटीशन इतना हॉट ब्लड हो चुका है कि आपको कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। डिसेमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेमिनेशन मतलब इन्फॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या केवल एडवर्टीजमेंट से काम नहीं बनेगा, क्या केवल पब्लिसिटी से काम नहीं बनेगा, क्या केवल पर्सनल सेलिंग से काम नहीं बनेगा, या केवल सेल्स प्रमोशन से काम नहीं बन सकता है। क्या द आंसर इज नहीं बन सकते। कोई भी एक चीज हर केस में अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन या तो सारों का, या कोई भी एक दो, कोई भी दो, कोई भी 3 टूल का आपको एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करने में, कस्टमर को परसुएड करने में। बिकॉज एनी सिंगल टेक्निक may not prove to be effective, any single technique of promotion may not prove to be effective। और ये भी हो सकता है कि हर प्रमोशनल टूल हर केस में इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, और हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से बिकता है लेकिन वो पब्लिसिटी से नहीं बिकता है, हो सकता है। जैसे हम सिंपल है कि आप लोग को बात बताते हैं, जैसे हम अपना ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग जो प्रमोशन होता है ये कौन कर रहा है, आप लोग ही तो कर रहे हैं ना प्रमोशन। तो आप लोग तो पब्लिसिटी कर रहे हैं, थोड़ी ना कोई क्लास देखने के लिए एडवर्टीजमेंट से आता है, कोई क्या बोर्ड देख के आता है क्या क्लास करने के लिए, नहीं आता है, पब्लिसिटी से ही काम बनता है। लेकिन खाली पब्लिसिटी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। आप लोग का दया दृष्टि था जो आप लोगों को बोल बोल के लेके आ गया, लेकिन हर कोई तो हर बैच तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो अब एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ रहा है इस बार से, ऑप्शन नहीं है। तो बोलने का मतलब यही है कि जब आप प्रमोशन मिक्स का बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। जब 4 एलिमेंट आ रहे हैं, चारों एलिमेंट को आपको यूज करना जरूरी है क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक दो, बट आपको इसका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हर टूल इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकते, हर टूल इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकते। आपको चारों का या कुछ भी का कोई ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चूज करके एडवर्टाइजिंग कर अपना प्रमोशन कैंपेन करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग ध्यान रख के पढ़ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग 4 एलिमेंट पढ़े उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज एनी नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एनी पेड फॉर्म ऑफ, एनी पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग कभी भी फ्री नहीं होता है, आपको हमेशा एडवर्टाइजिंग का पैसा देना पड़ता है।
एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज अ पेड बट अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फेस टू फेस ऐसा नहीं होता है, हमेशा पेड होता है लेकिन नॉन पर्सनल होता है। नॉन पर्सनल व्हाट? इट इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इज अ पेड फॉर्म ऑफ non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services done by whom? By an identified sponsor। मतलब कौन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इस बात को आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कौन एडवर्टाइजिंग करने वाला है, किसने पैसा लगाया। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डेसिमिनेट करना है। डेसिमिनेट मतलब स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। किस चीज के बारे में? ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। किसको? पब्लिक को। क्यों? ताकि आप उनको इंड्यूस कर सको, इंड्यूस कर सको टू टेक एक्शन बेनिफिशियल टू द एडवर्टाइजर। व्हाट एक्शन? परचेस करो भैया, और क्या। मेरे को तभी फायदा होगा ना जब आप मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करेगा। सिंपल है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग सबसे पहला तो आपका पेड होता है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू इंड्यूस एक्शन इनटू द कस्टमर in a manner that is more efficient, that is beneficial to the sponsor या फिर एडवर्टाइजर। इस तरीके से उनको परसुएट करो जिससे मेरे को फायदा मिले। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आपको फीचर्स और ऑब्जेक्टिव सबका पढ़ना है, तो फीचर्स आप लोग ध्यान रखना। एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज नॉन पर्सनल, क्योंकि कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता नहीं है। हमेशा आपको आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर पता चल जाएगा कि कौन एडवर्टाइजिंग कर रहा है। एडवर्टाइजिंग सिंस इट इज नॉन पर्सनल, इट इज इंटेंडेड टुवर्ड्स मास कम्युनिकेशन। बहुत सारा लोगों को एक संग कम्युनिकेट करने के लिए, डिसिमिनेट करने के लिए इसको बनाया जाता है, और कुछ तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट डिफरेंस एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के बारे में सबसे बड़ा यही है कि भैया पब्लिसिटी फ्री होता है, नॉन पेड होता है, और आपका एडवर्टाइजिंग हमेशा पेड होता है। पब्लिसिटी में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि पब्लिसिटी कर कौन रहा है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में हमेशा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहेगा। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपका नाम खराब भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जनरली नाम को इम्प्रोवाइज करने के लिए या फिर अच्छा काम करने के लिए किया जाता है। मतलब अच्छा ब्रांड अगर इमेज वगैरह क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एडवर्टाइजिंग का फायदा क्या होता है? एक तो एडवर्टाइजिंग से आप अपना अवेयरनेस क्रिएट करता है किसी आइडिया का, किसी प्रोडक्ट का। एडवर्टाइजिंग ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्लस अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आप अपने राइवल प्रोडक्ट, राइवल कंपनी से compete कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेल्समैन लोगों के लिए काम बड़ा आसान कर देता है। आपको कोई फोन करके बोलेगा कि हम कोई XYZ कंपनी से बोल रहे हैं, आप शायद उसके बात को वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर आपके घर पे आके कोई ITC का प्रोडक्ट बेचता है तो आप जरूर उसको एंटरटेन करेगा। तो वो सेल्समैन के लिए डोर्स को ओपन कर देता है, और ऑब्वियस सा बात है आपके कंपनी के गुडविल को एनहांस तो करता ही करता है, बिकॉज अ वेल एडवर्टाइज प्रोडक्ट इज मोर एक्सेप्टेड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने लोग का जो टूल है वो है अपने लोग का सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन भी सेम है, हर वो तरीका जिससे आप अपने कस्टमर को आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दो चीजों को छोड़ के। सेल्स प्रमोशन में दो चीज कभी भी नहीं आएगा, एक हो गया आपका एडवर्टाइजिंग और एक हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। इस बात को एकदम ध्यान रखना। सेल्स प्रमोशन में कभी भी दो चीज नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग। इन दो चीजों को छोड़ के कोई भी एक्टिविटी जिससे आप अपने कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे आप कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं, जिससे बेसिकली आप सेल करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। हम जनरली अलाइन बोलता है कि एडवर्टाइजिंग कस्टमर को दुकान तक लाने में मदद करता है, लेकिन सेल्स प्रमोशन प्रोडक्ट को बेचने में मदद करता है। एडवर्टाइजिंग कस्टमर को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, न केवल कस्टमर को, आपके डीलर को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। डीलर लोग को भी ऐसे प्रोडक्ट को रखना प्रेफरेंस होता है जिसमें वो लोग सेल्स प्रमोशन कर सके। ठीक है, जैसे सेल्स प्रमोशन का तरीका क्या है? एक तो आप फ्री सैंपल दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, एक तो आप अपने प्रोडक्ट का प्रीमियम दे सकते हैं, प्रोडक्ट का बोनस दे सकता है, कैशबैक दे सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। बहुत सारे तरीके हैं सेल्स प्रमोशन करने का। मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है इमीडिएट सेल्स, इसीलिए सेल्स प्रमोशन इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। हम लोग सेल्स प्रमोशन को रेगुलरली नहीं करते, कभी कभी करते। जैसे मान लो अगर मेरे को अपना स्टॉक क्लियरेंस करना है तो हम सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशन केवल अकेले काम नहीं आता है, जनरली आपको उसके संग एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ता है।
बिकॉज जब तक लोगों को पता ही नहीं है कि आई एम गिविंग आउट अ एंड ऑफ ईयर सेल, हाउ विल पीपल कम टू मी एंड अवेल दी कैशबैक? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये टेम्पररी होता है और नॉन रूटीन नेचर का होता है। उसी का आपको फीचर्स भी दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जनरली नॉन रूटीन नेचर का होता है और नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जो मैं अभी जस्ट आप लोगों को बात बोला, सेल्स प्रमोशन आपकी एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को सप्लीमेंट करते हैं। सप्लीमेंट मतलब बूस्ट करता है, एनहांस करता है। ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इमीडिएट सेल करने के लिए, और ये दोनों लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। एक तो आपके कस्टमर को कि वो इमीडिएटली परचेज कर ले, और डीलर को कि वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को हमसे परचेज करे और फिर आगे बेचे। सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही जो अपने लोगों ने बात की, ऑन स्पॉट सेलिंग या फिर बाइंग, तुरंत आपको प्रोडक्ट को बाई करना है या फिर सेल करना है, पुराने स्टॉक को क्लियर करना। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन को बूस्ट करना या फिर ऑफ सीजन डिमांड जनरेट करना। मार्केट में कुछ नहीं है तब भी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हर एक के बाद एक सेल निकालता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करता है, एडवर्टाइजिंग यूज करता है, ताकि जबरदस्ती कोई ना कोई सीजन सेल बना के अपने स्टॉक को क्लियर कर सके या फिर सेल्स जनरेट कर सके। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो डिफरेंस है ना एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन का, ये आप लोग के एग्जाम में है। जितना भी डिफरेंसेस है सारे आप लोग को पढ़ना है। हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप लोग एक बार भी तुरंत लेके बैठेगा तो आप लोग को 4-5 पॉइंट एकदम झटपट एकदम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका पर्सन सेलिंग। ये भी आपको सेम ही चीज लिखना है। कोई भी तरीका जिससे आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने का जरूरत है। Extra keyword is direct contact. Any process through which you are informing your customer, you are actually assisting your customer, you are actually persuading your customer to buy your product or service. But it involves a direct personal contact. यहाँ पे जनरली फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है सेलर और बायर के बीच में, और जो बंदा आइडिया को डिसेमिनेट करता है, आइडिया को इन्फॉर्म करता है, उसको हम लोग सेल्स पर्सन या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका जिससे आप अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे, जिससे आप अपने कस्टमर को असिस्ट करें, जिससे आप अपने कस्टमर को परसुएड करें कि वो आपके प्रोडक्ट को बाई कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स और पर्सनल सेलिंग। बट की वर्ड इज कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में। जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है, असिस्ट कर रहा है, परसुएड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर सेल्स पर्सन। आपको पूछा गया कि कुछ फीचर्स बता दो पर्सनल सेलिंग का, तो एक तो सिंपल बात है भैया, दो लोगों के बीच में पर्सनल सेलिंग होना चाहिए, और वो दो लोगों का नाम है बायर और सेलर। एडवर्टाइजिंग सिलेक्टिव होता है क्योंकि आप एक संग मास कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना है, तो आप कुछ लोगों के संग ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और नॉर्मली ये ओरल होता है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का जनरली लॉन्ग लास्टिंग एक अफेक्ट हो जाता है। एक बार आप किसी को असिस्ट कर देता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है। अपने संग भी होता है ना, अपने कभी किसी मॉल से कोई खरीदते हैं रेगुलरली, तो अपने जनरली उसी बंदे को खोजते हैं कि भैया वो बंदा अपने को असिस्ट किया, तो अपने लोग उसी को जनरली लुक फॉर करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी सेल्समैन को लगता है कि उसका दिया हुआ पिच शायद गलत हो गया, या उतना कस्टमर एनर्जाइज नहीं हुआ, उतना कस्टमर परसुएड नहीं हुआ है, स्टिमुलेट नहीं हुआ है बाई करने के लिए, हम लोग अपने पिच को बदल सकते भी है। वी हैव अ चांस ऑफ चेंजिंग आवर पिच एज पर द टेम्परमेंट ऑफ आवर कस्टमर। उनका मूड कैसा बदल रहा है उसके हिसाब से आप अपने पिच को टेलर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग बात किए ना फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन हमेशा टू वे ही होता है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगेन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग भी आप लोग का एग्जाम में है, तो आप लोग उसका डिफरेंस भी पढ़ लेना। लास्ट हम लोग बात करते हैं पब्लिसिटी के बारे में। तो पब्लिसिटी इज एनी फॉर्म ऑफ नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी। जहां पर आपका वो नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यहां पर कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है, कौन कर रहा है ये कभी पता नहीं चलता है, इसीलिए ये आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साबित हो सकते हैं। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई टाइम स्पेस, कोई मीडिया स्पेस, कोई भी स्पेस का आपको पैसा नहीं पे करना है, कोई टाइम ब्लॉक का आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। इसका फीचर्स इसलिए ये है कि कौन करता है ये पता नहीं चलता है, हो सकता है फेवरेबल भी हो, अनफेवरेबल भी हो। कैसे किया जाता है मीडियम, आप लोग 2-3 ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका पैसा नहीं दे रहे, तो ऑब्वियस सा बात है हमारे कंट्रोल के बाहर है, और ये आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। इसका फायदा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक दो सिंपल सिंपल है
कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए सोसाइटी कंट्रीब्यूशन, पब्लिक अटेंशन एंड वॉर्न अबाउट अनडिजायरेबल एक्टिविटी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव उतना भी कोई सा बहुत खास सा नहीं है, बट एक बार आप लोग 2-3 कीवर्ड देख लेगा तो आप लोग का काम हो जाएगा। अगेन एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का डिफरेंस है जो आप लोग को पढ़कर जाने, और इसी के संग हम लोग का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कुछ है, बोलना है आप लोग को, तो आप लोग बोल सकते हैं।